रूसी हमले का आज 155वां दिन है। रूसी फौज हर अगले दिन यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करती दिख रही है। तो वहीं यूक्रेनी सेना भी मोर्चे से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरह से घेर लिया है, जिसमें दक्षिण में क्रीमिया, उत्तर में बेलारूस और पूर्व में रूस से सटे इलाकों में रूसी सेना मौजूद है। बड़ी बात यह है कि इन तीनों मोर्चे पर हर हाल के दिन में बड़े पैमाने पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच घमासान हुआ है। बेलारूस में रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर सेना और हथियारों की तैनाती की है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रूसी सेना बेलारूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत जल्दी घुस सकती है। चार्निहाइव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने बताया कि बीते गुरुवार को सुबह 5 बजे रूसियों ने बेलारूस की जमीन से 10 से ज्यादा स्कंदर मिसाइल इलाके में दागी है, जिस वजह से लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मीडिया को जारी बयान में चौथ ने यह भी कहा है कि एयर अलर्ट की घोषणा के बाद चार्निहाइव के रिहायशी इलाकों को छोड़ लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए थे, इसलिए जनहानि की खबर नहीं है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रूसी हमले से हुए नुकसान का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि रूसी हमले से यहां की 5 रिहायशी और 3 सरकारी इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, जबकि 25 से ज्यादा लोगों के निजी घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बेलारूस यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ गई है। बेलारूसी जमीन से हुए रूसी हमले पर टिप्पणी करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि बेलारूस को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि राजनीतिक तौर पर यूक्रेन के उसके बेहतर संबंध हैं। इस बात का ख्याल करते हुए इसे यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड ने यह दावा किया है कि उसके जवान बीते गुरुवार को लुहांस्क में 8 में से 6 रूसी हमलों को नाकाम करने में सफल हुए हैं। रूसी सशस्त्र बल ने कहा कि रूसियों ने बीते गुरुवार को एक साथ कीव के विशोरोड, सुमी के शोस्तका और खारकीव के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक किया है। सेरेडिना बूरा पर दुश्मनों ने 10 मोर्टार के गोले दागे हैं। यूक्रेनी फौज ने रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए रूसी मिसाइलों पर एंटी मिसाइल दागे और हवा में ही मार गिराया। साउथ ऑपरेशनल कमांड ने यह भी बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि रूसी हमले की वजह से यहां के बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं। इलाके में पानी, बिजली, गैस की सप्लाई ठप है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि रूस के लिए यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा बेहद अहम है, क्योंकि इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा अनाजों की उपज होती है। यूक्रेन के ज्यादातर बंदरगाह और इंडस्ट्रियल इलाके भी इसी हिस्से में आते हैं। लिहाजा रूस अपने भौगोलिक दायरे को बढ़ाने के लिए सैन्य अभियान को और मजबूत कर रहा है। खार्किव के मेयर ने रूसी हमले का वीडियो जारी करते हुए कहा कि रूसी आक्रमणकारियों ने बीते गुरुवार को होर्की पार्क पर क्रूज मिसाइल से हवाई हमला किया है। रूसी हमले से तबाह हुए पार्क का वीडियो भी साझा करते हुए मेयर ने कहा कि यह पार्क खार्किव के लोगों का सबसे पसंदीदा पार्क हुआ करता था, लेकिन रूसी हमले के बाद पार्क की हालत देखकर यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि यहां पर कोई सुंदर पार्क हुआ होगा। मेयर ने यह भी बताया कि रूसियों ने बीती रात खार्किव के किव्स्की और कई जिलों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें खार्किव का वाणिज्य भवन धराशायी हो गया है। खार्किव के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन ने यह भी बताया कि रूसी हमले की वजह से लोगों ने पहले से ही इस इलाके को पूरी तरीके से खाली कर दिया था और इसी कारण हताहत होने की खबर नहीं है। बीते गुरुवार को रूसी सिपाहियों ने बेलारूस और ब्लैक सी की दिशा में यूक्रेन की राजधानी कीव पर निशाना साधा है। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ उप प्रमुख ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि दुश्मन ने कीव के लाउटीस पर ब्लैक सी की दिशा से कालब्री ब्रिज मिसाइलें दागी है, जिसकी वजह से इलाके के 2 रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस की दिशा से चार्निहाइव इलाके में रूसी 10 से भी ज्यादा स्कंदर मिसाइलें दाग चुके हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रूस अब तक कीव पर हमला करने से कतराता दिख रहा था, लेकिन अब स्थिति बेहद गंभीर होती दिखाई दे रही है। जंग के इतने दिन बीत जाने के बाद भी कीव पर जीत हासिल न कर पाना पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ब्लैक सी से कीव के लाउटीस की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। ऐसे में रूसी सेना ने बीते बुधवार को यहां पर हमला कर ये बात साफ कर दी है कि कीव पर जीत के लिए वो हर मुमकिन कदम उठाएगा। यूक्रेन सशस्त्र बल ने दावा किया है कि उसके जवान उत्तरी यूक्रेन में रूसी फौज को टक्कर देने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ये जानकारी देते हुए यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बीते गुरुवार को उत्तरी यूक्रेन में उसके जवान एक रूसी टैंक दस्ते पर एंटी टैंक मिसाइल दाग चुके हैं, जिसमें टैंक में सवार सभी रूसी सिपाहियों की मौत हुई है। यूक्रेन वायुसेना का यह भी कहना है कि 24 फरवरी से लेकर 28 जुलाई तक उसने रूस के 17 टैंकों समेत 29 बख्तरबंद सैन्य वाहनों पर गोले दागे और उन्हें तबाह कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि 27 जुलाई को रूसी आक्रमणकारियों ने डोनेट्स्क इलाके के बखमुट में एक होटल पर एयर स्ट्राइक की थी। बीते गुरुवार को होटल के मलबों की सफाई के दौरान 2 लोगों के शव मिले हैं। अब यहां पर रूसी हमले से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है, 5 लोग जख्मी हैं।
बीते गुरुवार को यूक्रेन के स्थापना दिवस के खास मौके पर लिथुआनिया गणराज्य के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने कीव का दौरा किया। इस दौरान नौसेदा ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। उन्हें भरोसा दिया है कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करते हैं। उन्होंने यूक्रेनी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि वे रूसी सिपाहियों को मुंहतोड़ जवाब देकर यूक्रेन ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि यूक्रेनी किसी भी अन्याय का बहादुरी से मुकाबला करने में सक्षम है। नौसेदा ने आगे ये भी कहा कि दुनिया के ज्यादातर देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस का समर्थन मुट्ठी भर देश कर रहे हैं। मौजूदा वैश्विक राजनीति यूक्रेन की जीत के पक्ष में है, लिहाजा यूक्रेन की जीत पक्की है। यूक्रेनी संसद को संबोधित करते हुए नौसेदा ने जेलेंस्की को भरोसा दिया है कि लिथुआनिया यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक, चिकित्सा की मदद पहुंचाने में कभी पीछे नहीं हटेगा। 1991 में सोवियत संघ रूस से अलग होने के बाद पहली बार यूक्रेन में स्थापना दिवस मनाया गया। रूस से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया भर का ध्यान अपनी कार्यशैली की वजह से खींचा है। इस युद्ध के दरमियान वे कभी अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाते दिखे हैं, तो कभी दूसरे देशों की संसद में यूक्रेन का पक्ष रखते। इस बीच ब्रिटेन जैसे देशों ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया है। इसी कड़ी में जेलेंस्की को ब्रिटेन सरकार ने विंस्टन चर्चिल अवार्ड दिया है और कहा है कि वो बहादुरी को लेकर दिया जा रहा है। बहादुरी दिखाई गई है जो कि 1940 के दशक में चर्चिल ने दिखाई थी और इसलिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। जेलेंस्की ने जॉनसन के लंदन कार्यालय में एक समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अवार्ड ग्रहण किया। अपने संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन और प्रधानमंत्री जॉनसन का आभार जताया। रूसी हमलावरों ने सेंट्रल यूक्रेन के कोपीनित्स्की शहर पर एक के बाद एक लगातार 6 मिसाइलें दागी हैं, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग घायल हैं। ये जानकारी देते हुए क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख एंड्री ने बताया कि रूसी हमले से जख्मी 12 सैन्यकर्मी सहित 13 नागरिकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ 4 यूक्रेनी नागरिक और हैं और एक सैन्यकर्मी की रूसी हमले में मौत हो गई है। यूक्रेन सशस्त्र बल का यह भी कहना है कि रूसी सेना दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद धीरे धीरे सेंट्रल यूक्रेन के इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है और इसलिए वो हवाई हमले कर रही है। क्षेत्रीय प्रशासन ने यह भी बताया कि रूसी हवाई हमले की वजह से इलाके की सरकारी और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में राहत बचाव कार्य जारी है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि रूसी हमले से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। माइकोलाइव क्षेत्र सैन्य प्रशासन के प्रमुख विटाली कीम ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि बीते गुरुवार को रूसी हमलावरों ने माइकोलाइव इलाके में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 22 मिसाइलें दागी, 10 तोपों से गोले दागे गए हैं। माइकोलाइव क्षेत्र सैन्य प्रशासन ने यह भी बताया कि रूसी हमले में एक स्कूल समेत वेयर हाउस की इमारतें तबाह हो चुकी हैं। माइकोलाइव के वॉर स्टेशन और याट क्लब को भी रूसी लड़ाकों ने एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया है। विटाली कीम ने यह भी बताया कि रूसी हमले से यहां का एक शख्स घायल हो गया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि रूसी हमले की शुरुआत से लेकर अब तक माइकोलाइव की 8000 से ज्यादा बुनियादी ढांचे मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन ने कहा कि रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ने वाले यूक्रेनी मूल्यों, शांति और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। रूसी हमले में अब तक हजारों निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है। 2022 स्वराज महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुतिन का ये हमला केवल यूक्रेन पर नहीं है बल्कि दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। पुतिन इस जंग में साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र का पतन हो जाएगा, तानाशाही सत्ता को बढ़ावा मिलेगा। पुतिन को जंग का जिम्मेदार बताते हुए राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को लेकर कभी भी पश्चिमी देश सहमत नहीं थे, लेकिन पुतिन की जिद के आगे उन्हें मजबूरन इस जंग में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना पड़ रहा है। डेर बेलन ने यह भी कहा है कि पुतिन की जिद का खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ सकता है, खास तौर पर यूरोप इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले को गैर संवैधानिक बताते हुए उन्होंने पुतिन को जंग खत्म करने की सलाह दी। यूक्रेन से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए इस्तांबुल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ओडेसा और पिवडेनी के यूक्रेनी ब्लैक सी बंदरगाहों को फिर से खोल दिया गया है। जानकारी देते हुए यूक्रेन की नौसेना ने बताया कि अनाज के निर्यात के लिए यूक्रेनी बंदरगाहों को दोबारा शुरू कर दिया गया है और इस मसौदे में तुर्की, रूस, यूक्रेन, अमेरिका की सहमति के बाद बीते गुरुवार को ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और
डेनी के बंदरगाहों से संचालन शुरू हो गया है। रूसी सेना ने 22 जुलाई को इस्तांबुल में हुए समझौते के दौरान यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर क्रूज मिसाइल से हमला किया था, जिसकी वजह से समझौते में शामिल बाकी 3 देशों ने रूस से हवाई हमले की सफाई मांगी थी। रूस ओडेसा पोर्ट पर हुए हमले को जायज ठहराते हुए कहा था कि उसकी सेना ने युद्ध पोत को निशाना बनाया था। वो पूरी तरह से यूक्रेनी सैन्य हथियारों के गोदाम के रूप में बंदरगाह पर तैनात किया गया था। अनाज एक्सपोर्ट समझौते के दौरान रूस ने वादा किया था कि वो किसी भी ऐसे बंदरगाह पर हमला नहीं करेगा जहां पर अनाज के निर्यात का काम किया जा रहा है। जुलाई में रूसी हमलावरों ने 5 महीने के दौरान सबसे ज्यादा यूक्रेन पर 49 मिसाइलें 44 हवाई हमले किए हैं। जानकारी देते हुए यूक्रेन के सशस्त्र बल के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ने बताया कि रूसी हमलावरों ने 1 महीने के दौरान यूक्रेन के 28 सांस्कृतिक धरोहर को तबाह कर दिया है। 4 स्कूल, 9 रिहायशी इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूसी हमलावर हमले के दौरान सबसे ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि ज्यादातर हमले दक्षिणी यूक्रेन में किए गए हैं, क्योंकि दक्षिणी यूक्रेन में रूसी कब्जे से अपने इलाके को वापस हासिल करने के लिए यूक्रेनी सिपाही छापेमार युद्ध नीति अपना रहे हैं। इस नीति के तहत यूक्रेनी सिपाहियों ने रूस के कई सैन्य गोदामों को तबाह किया है। बीते गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एंड्री कोस्टिन को यूक्रेन का नया प्रोसिक्यूटर जनरल नियुक्त किया है। यूक्रेन की संसद ने 26 जुलाई को एंड्री कोस्टिन को यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल के रूप में नियुक्त करने के पक्ष में मतदान किया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में ये बताया कि एंड्री यूक्रेनी संसद के सदस्य हैं और सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी के नेता भी हैं। ओडेसा में जन्मे कोस्टिन स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुके हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पद से इरिना की बर्खास्तगी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एंड्री के नाम का प्रस्ताव यूक्रेनी संसद में रखा था, जिस पर सभी ने सहमति जताई और मंजूरी मिलने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल एंड्री ने पद संभालते ही विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय SAPO के प्रमुख के रूप में अलेक्जेंडर के नाम का प्रस्ताव यूक्रेनी संसद के सामने रखा है। जानकारी देते हुए राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री ने बताया कि यूक्रेन के लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से भ्रष्टाचारी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए यूक्रेन का प्रयास काबिल तारीफ रहा है। जंग के दौरान रूसी अपराधों की जांच करने में SAPO की भूमिका अहम है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री ने विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय के चीफ के पद पर नियुक्त किए जाने को लेकर अलेक्जेंडर को बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की है। रूसी सेना बल के दावों की बात करें तो डोनेट्स्क पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो चुका है, लेकिन अभी भी यहां पर यूक्रेनी फौज अपने खोए हुए इलाकों को वापस पाने के लिए टक्कर देती दिखाई दे रही है। सिटी के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ वादिम लियाक ने बताया है कि बीते गुरुवार को रूसी सिपाहियों के एक टैंक दस्ते ने लिसोवी और स्लावपुराटा के रिहायशी इलाकों में जमकर बमबारी की है, जिसकी वजह से यहां की रिहायशी और सरकारी इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। रूसी हमले की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है, 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्लोवेंस्क सिटी के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का यह भी कहना है कि अभी भी शहर में लगभग 23,000 लोग रह रहे हैं। रूसी सिपाही जानबूझकर ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं और इलाके में बमबारी कर रहे हैं। डोनेट्स्क के 16 अलग अलग इलाकों में रूसी हमलावर अंधाधुंध 28 बार हवाई हमले कर चुके हैं। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन के नेशनल पुलिस ने बताया है कि कई इलाकों में हवाई हमले किए गए हैं और 16 ऐसी जगह हैं जहां पर रूसी हमलावरों ने देर रात तक हमला किया है, घरों को आके हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से लगभग 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रूसी हमले से हुए नुकसान का आंकड़े जारी करते हुए यूक्रेन के नेशनल पुलिस ने यह भी बताया कि रूसी हमले के इलाके की 27 रिहायशी इमारतें, 47 बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की तरफ से कानूनी कार्रवाई करते हुए निर्दोष नागरिकों की हत्या के खिलाफ रूसी सिपाहियों पर युद्ध अपराध का मामला दर्ज किया गया है। इन दिनों रूसी फौज यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर चुन चुनकर हमला करती नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन किसी भी तरह से जंग को जल्दी खत्म कर कीव पर जीत चाहते, लिहाजा रूसी सेना पर अब यूक्रेनियों को ही यूक्रेन से खत्म करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। बीते गुरुवार को रूसी सिपाहियों ने माइकोलाइव और ओचाकीव, शायरोक और कई इलाकों में समुदाय की बस्तियों को आके हवाले कर दिया है। ये जानकारी देते हुए माइकोलाइव के रीजनल काउंसलर हन्ना ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान दुश्मनों ने भीषण बमबारी की है, जिसकी वजह से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 18 लोग घायल हैं। रूसी हमले से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। साथ ही आंकड़ा जारी करते हुए यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि माइकोलाइव अस्पताल में इस वक्त 294 घायल लोगों का इलाज हो रहा है।
डोनेट्स्क के लोकल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ पाब्लो ने बताया कि बीते गुरुवार को रूसी लड़ाकों ने कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं, जमकर गोले दागे हैं। पाब्लो ने बताया कि रूस सिपाहियों ने यहां पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है और घरों को आग के हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से 7 लोग जलकर मर गए हैं, तो वहीं लगभग 25 लोग जख्मी हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रूसी सेना किसी भी कीमत पर दक्षिणी यूक्रेन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है और इसलिए बार बार नागरिकों के मन में डर पैदा करने के लिए वो इस तरह से हमले कर रही है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना रूसी कब्जे वाले इलाके को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रही है। रूसी हमलावरों ने एक बार फिर से नीप्रापेट्रोव्स्क के कीवीरीज जिले पर जमकर गोले दागे हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान रूसी सिपाही इस इलाके पर बार बार हवाई हमले करते दिखाई दे रहे। दरअसल दक्षिणी यूक्रेन की सीमा पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन के अंदरूनी इलाके पर अपना कब्जा जमाने के लिए दिन रात गोलीबारी कर रही है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ वैलेंटाइन ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूसी सिपाही एक एक कर कस्बाई इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। उन्होंने बताया कि कीवीरीज जिले के 2 ऐसे जिले हैं, 2 ऐसे कस्बे हैं जहां पर दुश्मनों की नजर है। लगातार यहां पर बस्तियों को आग के हवाले किया जा रहा है। चीफ ये भी बता रहे हैं कि रूसी हमले की वजह से इलाके में एयर अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से लोगों ने इलाके को खाली कर दिया है, लिहाजा किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मदद पहुंचाने को लेकर पश्चिमी और नाटो देशों के बीच बहस छिड़ चुकी है। इस बहस में फ्रांस खास तौर पर यूक्रेन के लिए आवाज बुलंद करता नजर आ रहा है। फ्रांसीसी सीनेटर और फ्रांस के पूर्व रक्षा मंत्री एलन रोचर्ड ने नाटो और पश्चिमी देशों से अपील की है कि वो यूक्रेन को लंबी दूर तक मार करने वाले डिफेंस सिस्टम की मदद पहुंचाए ताकि रूस को हराने में मदद मिले। एलन रोचर्ड ने यह भी कहा है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। रूस इसका लगातार फायदा उठा रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों के मुताबिक कोई भी मददगार देश सैन्य हथियारों की आपूर्ति के दौरान लॉन्ग रेंज के हथियार जरूरतमंद देशों को नहीं भेज सकता है। मौजूदा जंगी हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियारों की सख्त जरूरत है ताकि वो रूसी फौज का मुकाबला कर सके। रूसी हमले से भी लॉन्ग रेंज के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। वो बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलें दाग रहा है। रूस रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाकों में लगभग 24,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें लगभग 4,000 यूक्रेनी बच्चे हैं। रूस ने यूक्रेनी फौज पर आरोप लगाया कि लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों पर यूक्रेनी सेना यहां के लोगों को मौत के घाट उतारने का काम कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों इलाके रूस समर्थित हैं। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। दोनों ही इलाकों पर रूसी कब्जे के बाद पुतिन ने इसे आजाद देश घोषित कर दिया है। यूक्रेन लगातार इन इलाकों में भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन इन इलाकों को रूस कब्जे से मुक्त कराने के लिए यूक्रेनी फौज मोर्चे पर डटकर मुकाबला करती दिखाई दे रही। फिलहाल सफलता हासिल नहीं हुई है। खार्किव इलाके में यूक्रेनी आक्रमणकारियों ने रूस के Su-34 बमवर्षक फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन सशस्त्र बल ने जारी बयान में कहा है कि उसकी वायुसेना ने इजियम और खार्किव के इलाके में बम बरसा रहे Su-34 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है, मार गिराया है। इसमें सवार रूसी सिपाही भी जलकर खाक हो गए हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि उसके एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स ने रूस के ओरलान 10 नाम के मानव रहित हवाई वाहन को भी नष्ट किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख के सलाहकार ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि रूसी कब्जे से यूक्रेनी जमीन को वापस लेने के साथ साथ जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन को 1000 हॉवित्जर तोपों और 500 टैंकों की जरूरत है। यूक्रेन के मददगार देशों से हथियार की आपूर्ति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि रूसी सेना के मुकाबला करने के लिए नाटो, यूरोपियन, पश्चिमी देशों की सैन्य मदद बेहद जरूरी है और इसलिए वो यूक्रेन को जल्द से जल्द सैन्य हथियार भेजे। जंग की त्रासदी झेल रहे यूक्रेन की आर्थिक सहायता के लिए दुनिया के कई देश फंड इकट्ठा कर रहे हैं। यही नहीं, कई सेलिब्रिटीज और सिने जगत की हस्तियां भी दुनिया में घूम घूम कर चैरिटी शो कर रही हैं। कनाडा के म्यूजिकल बैंड ने ब्लूज चैरिटी शो के जरिए यूक्रेन की मदद के 5 लाख कनाडाई डॉलर जुटाए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के शुरुआती दिनों से ही कनाडा का ये म्यूजिकल बैंड ने यूरोप, कनाडा, अमेरिका में दर्जनों चैरिटी कॉन्सर्ट किए हैं। पिछले हफ्ते ब्लूज ने चेक गणराज्य में यूरोप के सबसे बड़े त्योहारों में से एक कलर्स ऑफ ऑस्ट्रावा के मुख्य मंच पर एक चैरिटी शो किया था, जिसे देखने के लिए 60,000 दर्शक इकट्ठा हुए थे।